जब हम लोग छोटे थे तो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, हमें स्कूलों में एक ही तरह का माहौल मिलता था। क्रांतिकारियों के लिए सम्मान में जय घोष, उनकी शहादतों को नमन, देश के महान पुरुषों को नमन, और नेताजी कोई आके एक अच्छा सा भाषण देते थे और हमारे टीचर्स जो है वो, हमारे प्रधानाचार्य जी, वो डिमांड करते थे कि भाई हमारे स्कूल के लिए कुछ आप कीजिए। तो जहां मैं पढ़ा हूं वो लोग मुझे सुनेंगे, एच विंटर कॉलेज, तो वहां के जो हमारे मान्य नेतागण तब के होते थे तो वो 1-2 कमरा की घोषणा हमेशा कर जाते थे कि भाई एक कमरा हम लोग अपने लिए से बनवा देंगे। ये हर बार का विषय था हमारे लिए। उस समय जब हम छोटे थे, जानकारी का अभाव था, तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस वो इसी तरह का एक अवसर होता था। फिर मिठाई मिलती थी, फिर हम लोग घर को निकल जाते। तो महसूस हुआ कि क्या वास्तविकता में हम लोग आजाद हैं और आजादी के मायने क्या है। जैसे मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के शब्दों में कहूं तो उनके शब्दों में आजादी का मतलब था सामाजिक और आर्थिक समानता। वो कहते थे गोली से जो मरे उसे शहीद कहते हैं और लाठी से जो मरे उसे गुलाम कहते हैं। इंसान मरता, विचार नहीं मरते। देश के नौजवानों में सबसे अगर कोई फेवरेट हैं तो वो आज भी शहीद आजम सरदार भगत सिंह है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो हमेशा से कहते रहे कि आजादी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, जाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और अंतिम व्यक्ति को भी समान अवसर दिया जाता है। मैं बार बार कहता था, आज भी कह रहा हूं, आज मेरी बात को ज्यादा लोग सुनते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत संविधान से चलता है, संविधान रूपी व्यवस्था से चलता है, लेकिन मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे नेताओं ने भी संविधान नहीं पढ़ा है जो कानून बनाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नेताओं को संविधान की जानकारी नहीं। बड़ी बड़ी रैलियों में, सम्मेलनों में, मीटिंग्स में इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि कक्षा 1 से 12 वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्कूलों के हालात अच्छे होने चाहिए, बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, टॉयलेट से लेकर सब चीजें, सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, प्रदेशों का सबसे ज्यादा बजट खर्च होना चाहिए और शानदार एजुकेशन मिलनी चाहिए हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का। मैं ये कह सकता हूं युवा होने के नाते कि देश में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है, हालांकि बाकी महिलाएं हों, किसान हों, मजदूर हों, बुजुर्ग हों, कर्मचारी हों, अधिकारी, सब पीड़ित है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ है, सबसे ज्यादा किसी को भ्रम में रख के गुमराह करके धोखा दिया गया है, छला गया है, वो युवा हैं। और एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते कल सुबह 10 बजे, फिर से कह रहा हूं, सुबह 10 बजे एक उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए हम लोग युवा संकल्प पत्र जारी करेंगे। मैं गारंटी देता हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का बच्चा भी नीट का पेपर देता तो वो उस दर्द को समझ पाते। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पॉलिसी आप बनाते हो प्रदेश के बच्चों के लिए, उस पॉलिसी में अपने बच्चों को भी ऐड करो और ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। नौजवान डिमांड करे इस बात की कि डीएम साहब का बच्चा, एसएसपी साहब का बच्चा, मंत्री जी का बच्चा, विधायक जी का बच्चा, सांसद जी का बच्चा भी वहीं पढ़े जहां किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं लिख के देता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आपके रास्ते भी अच्छे हो जाएंगे, आपके स्कूल भी अच्छे हो जाएंगे, किताबें भी समय पर मिलेंगी, अच्छे शौचालय भी होंगे, अच्छे पेयजल की व्यवस्था भी होगी, साफ सफाई भी होगी, मिड डे मील में पानी की तरह खाना भोजन नहीं मिलेगा, अच्छा और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले लंबे समय से मैं आज के दिन का इंतजार कर रहा था कि कब 15 अगस्त आएगा और उससे एक रात पहले मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और आज का जो लाइव है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे नजरिए से, हमारे संगठन, हमारी पार्टी के नजरिए से
और मुझे लगा कि जब 14 तारीख आएगी तो उस रात को मैं आपसे बात करते हुए इस बात को आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। प्यारे साथियों, कल हम लोग आजादी का पर्व मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। हालांकि जब हम लोग छोटे थे तो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, हमें स्कूलों में एक ही तरह का माहौल मिलता था। क्रांतिकारियों के लिए सम्मान में जय घोष, उनकी शहादतों को नमन, देश के महान पुरुषों को नमन, और नेताजी कोई आके एक अच्छा सा भाषण देते थे और हमारे टीचर्स जो है वो, हमारे प्रधानाचार्य जी, वो डिमांड करते थे कि भाई हमारे स्कूल के लिए कुछ आप कीजिए। तो जहां मैं पढ़ा हूं वो लोग मुझे सुनेंगे, एच इंटर कॉलेज, तो वहां के जो हमारे माननीय नेतागण तब के होते थे तो वो 1-2 कमरा की घोषणा हमेशा कर जाते थे कि भाई एक कमरा हम लोग अपनी निधि से बनवा देंगे। ये हर बार का विषय था हमारे लिए। उस समय जब हम छोटे थे, जानकारी का अभाव था, तो गणतंत्र दिवस और स्वाधीन दिवस जो है, स्वतंत्रता दिवस, वो इसी तरह का एक अवसर होता था। फिर मिठाई मिलती थी, फिर हम लोग घर को निकल जाते थे। उस दिन पाठ्यक्रम नहीं चलता था, बहुत कम देर स्कूल चलता था, बस अच्छे देशभक्ति गाने सुनने को मिलते थे। मन में उत्साह, जोश, जुनून पैदा होता था क्रांतिकारियों के सम्मान में। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, जानकारी बढ़ती गई, तो महसूस हुआ कि क्या वास्तविकता में हम लोग आजाद हैं, और आजादी के मायने क्या है। जैसे मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के शब्दों में कहूं तो उनके शब्दों में आजादी का मतलब था सामाजिक और आर्थिक समानता। वो कहते थे, गोली से जो मरे उसे शहीद कहते हैं और लाठी से जो मरे उसे गुलाम कहते हैं। इंसान मरता, विचार नहीं मरते। देश के नौजवानों में सबसे अगर कोई फेवरेट हैं तो वो आज भी शहीद आजम सरदार भगत सिंह। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत अच्छा कहा, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। और उन्होंने इससे भी आगे कहा, उनके लिए असली आजादी के मायने थे अज्ञानता, गरीबी और अंधविश्वास से मुक्ति। अज्ञानता, गरीबी और अंधविश्वास से मुक्ति, स्वामी विवेकानंद जी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो हमेशा से कहते रहे कि आजादी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, जाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और अंतिम व्यक्ति को भी समान अवसर, ये आजादी। और प्यारे साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल ने भारत के नागरिकों को जो शक्ति दी है वो आजादी। आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 25, 26। मैं आज ये अपील करूंगा सबसे पहले कि देश का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, मैं बार बार कहता था, आज भी कह रहा हूं,
आज मेरी बात को ज्यादा लोग सुनते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत संविधान से चलता है, संविधान रूपी व्यवस्था से चलता है, लेकिन मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे नेताओं ने भी संविधान नहीं पढ़ा है जो कानून बनाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नेताओं को संविधान की जानकारी नहीं, और जो पूरे जिम्मेदारी है जिनके पास, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, बुरा मत मानिए, उनमें से भी बहुत सारे अधिकारियों ने संविधान के बारे में उनको जानकारी नहीं। और हमारे जो नीचे के जनप्रतिनिधि हैं, जो विधानसभाओं में हैं, जो पंचायतों में हैं, जिलों में हैं, लोकल बॉडी में हैं, ग्रामीण बॉडियों में हैं, उन पे मैं कोई सवाल इसलिए नहीं खड़ा करना चाहता कि जो सर्वोच्च पद पे है उसकी जिम्मेदारी है कि पहले वो सशक्त हो, तब वो नीचे के लोगों से सवाल करे। तो मेरे इस बात को कहने का आशय ये है कि जिस देश में सारी चीजें संविधान से संचालित होती हो, क्या उस देश के नागरिक संविधान में मिले गए अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को जानते हैं? क्या उसका पालन करते हैं? क्या हमारी एजेंसियां, क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हमारी और जो पुलिस से लेकर तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, क्या वो संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं? तो जवाब है कि नहीं। अंतिम व्यक्ति जो टैक्स देता है वो भी अपनी हितों की रक्षा के लिए सवाल खड़ा कर सकता है। और आप जानते हैं कि हमारी शुरुआत, जिसकी वजह से आज मैं यहां लोकसभा का सदस्य बना हूं, वो भीम आर्मी पाठशाला से हुई। और हमने 1 लाख नई पाठशालाएं खोलने का संकल्प लिया था। मैं अपने साथियों को याद दिला रहा हूं कि वो पाठशालाएं हमारी शक्ति है। हमारे बदलाव का पहला चरण वो पाठशालाएं हैं। और अब देश में शिक्षा पे चर्चा खड़ी हुई है। और आप जानते हैं, जंतर मंतर के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण मेरा यही था उसमें शामिल होने का, कि वो शिक्षा को लेकर आंदोलन था। और शिक्षा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं शिक्षा की अहमियत समझता हूं। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा हूं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूं, तो शिक्षा की वैल्यू को समझता हूं। मैं मुख्य बात पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। एक क्रांति जैसा माहौल है देश के अंदर। सवाल पूछे जा रहे हैं देश भर में। जैन अल्फा, जैन जी, बेटियां, बेटे सब मिलके सवाल पूछ रहे हैं। और मेरे पास लगभग, मेरे फोन में अगर आप देखेंगे और आप इसको पढ़ पाएं, देखिए क्या पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। मैं कैमरे के नजदीक ले जाने का प्रयास करता हूं। 33123। मैं इनको लगातार रीड करा रहा हूं। मेरा फोन भी हैंग हो गया है। इतने मैसेज आए हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हालात अच्छे होने चाहिए। और आप जानते हैं, पिछले 6 महीने से लगातार मैं पार्लियामेंट से लेके बड़ी बड़ी रैलियों में, सम्मेलनों में, मीटिंग्स में इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि कक्षा 1 से 12 वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। स्कूलों के हालात अच्छे होने चाहिए, बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए,
टॉयलेट से लेके सब चीजें, सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल की नॉलेज के लिए जिन चीजों की आवश्यकता वो होनी चाहिए। अभी तो हम देखते हैं कि अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो 2 टीचर ही बेचारे स्कूल को चला रहे हैं। और हमने तो बार बार कहा, 94,000 स्कूल बंद किए सरकार ने और 1 लाख प्राइवेट स्कूल खुले हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में समान शिक्षा मिल रही है? आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कॉन्वेंट स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, महंगे स्कूलों में क्या गरीबों के बच्चों को राइट टू एजुकेशन आरटी के आने के बाद भी क्या एडमिशन मिल रहे हैं? तो जवाब है सिर्फ कागजों में। गरीबों के बच्चों से शिक्षा बहुत दूर है और इसकी वजह से जो एक गैप है कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों में, वो बढ़ रहा है। इसलिए मैंने कहा, लगातार कहा पिछले 6 महीने से कि क्वालिटी एजुकेशन कक्षा 1 से 12 तक मिलनी चाहिए। और मैंने तो ये भी कहा कि एमबीबीएस हो या टेक्निकल एजुकेशन हो या प्रोफेशनल एजुकेशन हो, भाई पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, बीटेक हो, एमटेक हो, लॉ हो, एमबीए हो, एमसीए हो, होटल मैनेजमेंट हो, बीटीसी हो, बीएड हो, पीएचडी हो, तमाम जो एजुकेशन है उस पे देश का सबसे ज्यादा बजट खर्च होना चाहिए, प्रदेशों का सबसे ज्यादा बजट खर्च होना चाहिए और शानदार एजुकेशन मिलनी चाहिए हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का। 6 महीने पहले आपको मेरे ये वर्ड्स मिल जाएंगे। ये होगा, उत्तर प्रदेश के हर एक स्कूल को हम लोग ठीक करेंगे और बेहतर से बेहतर एजुकेशन वहां दिलाने का काम करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा संकल्प है आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी की तरफ से। लेकिन आज जब जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं वो इसको थोड़ा सा और विस्तृत करेगा। मैं ये कह सकता हूं युवा होने के नाते कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है, हालांकि बाकी महिलाएं हों, किसान हों, मजदूर हों, बुजुर्ग हों, कर्मचारी हों, अधिकारी, सब पीड़ित है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ है, सबसे ज्यादा किसी को भ्रम में रख के गुमराह करके धोखा दिया गया है, छला गया है, वो युवा हैं। और एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते कल सुबह 10 बजे, फिर से कह रहा हूं, सुबह 10 बजे एक उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए हम लोग युवा संकल्प पत्र जारी करेंगे। मेरे पास जो फीडबैक आता है वो जमीन से आता। मैंने आपको बता दिया कि लगभग 34,000 मैसेज मेरे मोबाइल में आए हैं। बहुत सारी वीडियो आई हैं जहां जो बच्चों ने भेजी है कि भैया हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप, ये फोन भी हैंग हो गया कि क्या स्कूल आप ठीक कराओगे, आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हो। इसमें एससीपी के जरिए जो 4 मेडिकल कॉलेज बने उनकी समस्या को भी हम लोग उठा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, एफआईआर हो रही है, जुर्माने लग रहे हैं, डी बार किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। और जिस सरकार ने, आरएसएस भाजपा की सरकार ने पूरे विद्यालयों को, यानी कि, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं शिक्षा सवाल को जन्म देती है, सब पे आरएसएस के लोगों का पहरा बिठा दिया है और हर व्यक्ति इस बात को देख रहा है। लोग मजबूर हैं। मुझे बात भी कहनी पड़ेगी कि सबका जमीर तो नहीं खरीदा जा सका, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना जमीर जो है गिरवी रख दिया है और जिनकी वजह से जो शिक्षा के संस्थान थे वो राजनीतिक संस्थान बन गए। मैं गया था मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, हमारी पार्टी के ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था। मैंने उस दिन भी उसी मंच से कहा कि शिक्षा के मंदिरों को, शिक्षा के घरों को राजनीति का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए, लेकिन आपने बना दिया है अपनी विचारधारा को थोपने के लिए।
और जिस तरह से अब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्तियां हो रही हैं और मिनिमम अहर्ताओं में ये भी रखा गया है कि उसका जो बैकग्राउंड वो आरएसएस से जुड़ा होना चाहिए, बड़ा चिंताजनक है। ये बहुत चिंताजनक है देश के लिए। तो कल हम लोग अपना युवा संकल्प पत्र जारी करेंगे कि हम पे क्या प्लान है युवाओं के लिए। देखिए, हम लोग बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए हैं। मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे पिताजी और मेरे दादाजी जो हैं वो राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे। मेरे पिताजी जो हैं, मतलब मेरे बाप दादा मैं कहूँ, या मेरे परिवार के और लोग, मेरे पिताजी जो मेरे मित्र भी रहे बाद में अपने जीवन के अंत समय में, तो वो तो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। उन्होंने तो मुझे शिक्षा की महत्ता को समझाया है। वो तो चाहते थे मैं विदेश पढ़ने जाऊं, लेकिन मेरे दादाजी तो खेत में काम करते थे और उनके दादाजी या उनके पिताजी क्या करते थे मुझे इस बारे में बहुत जानकारी नहीं, लेकिन मुझे जानकारी है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ब्रह्मानंद लोधी जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, संत रामबीए प्रजापति, ये तमाम महापुरुष, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी जो आंखों से झरने की तरह आंसुओं को बहनों पे मजबूर करती, ये सब महापुरुष हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। साहू जी महाराज को भी मैं याद करूंगा। शिक्षा के लिए महामना रामसु वर्मा जी ने भी, उनकी अर्जक संघ की पूरी टीम ने बहुत शानदार काम किया शिक्षा के लिए। इसलिए मैं शिक्षा की महत्ता को समझता हूं और मैं फिर कह रहा था कि हम पे बहुत उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जो रिसर्च टीम हम लोगों ने बनाई है समाज के पढ़े लिखे लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की, और बहुत जल्द जो है हम लोग आजाद समाज पार्टी का जो है वो थिंक टैंक, जिसको हम सलाहकार परिषद के रूप में, देश के प्रतिष्ठित पढ़े लिखे और विद्वान लोगों का जो हम सलाहकार परिषद, जो मुझसे लेके पार्टी के हर विषय पे अपनी सलाह रखेगा, उसकी भी हम लोग बहुत जल्द घोषणा करने वाले। तो आज का मेरा जो लाइव था वो युवाओं के लिए था कि पहले एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, फिर एजुकेशन किसी तरह से कर्ज लेके, जमीन गिरवी रख के मिल भी गई है और सपने देखने का अवसर आया है तो नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियों के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वो कई साल में पूरी हो रही हैं और उनमें जिस तरह के घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह के पेपर लीक हो रहे हैं, वो सुसाइड जैसे कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो तकलीफ दे। इससे भी आगे बढ़ के जो प्राइवेट सेक्टर में चले गए, वहां तो एआई ने अब बहुत बड़े पैमाने पे नौकरियों को छीन लिया है युवाओं से। जिन युवाओं को जो नौकरी कर रहे थे, अब उनकी कंपनियां निकाल रही है, लगातार फायर कर रही है, और उन्होंने घर ले लिया ईएमआई पे, गाड़ी ले ली, फोन ले लिया और कोई सामान ले लिया। और मुझे लगता है कि युवाओं के साथ बहुत बड़ी पीड़ा, मैं सरकार से डिमांड लगातार कर रहा हूं कि उनको सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे जो है उन युवाओं को संभालने का काम करेंगे, जिन युवाओं को जो अभी तक रोजगार करके देश की जो है टैक्स पेयर्स बन के देश की सेवा कर रहे थे, वो अब तत्काल जिनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनके लिए हम पे क्या प्रबंध है। तो कल सुबह 10 बजे, और मैं आशा उम्मीद करूंगा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है उसको अपने स्टेटस पे लगाएगा, अपने सोशल मीडिया हैंडल, जितने भी हैंडल्स वो यूज कर रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तमाम सोशल हैंडल से उसको कल का दिन उसको समर्पित करेगा। आजादी यही है कि इस जो 26 का समय हम पे आ गया, 2026 का, हम इसको नौजवानों के सपनों के आजादी के रूप में बदलेंगे। नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए,
नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षा व्यवस्थाएं, बेहतर संस्थान और कॉमन एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा, समान शिक्षा नीति उनके लिए लागू करेंगे। और फिर जो रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं, पुराने बैकलॉगों को जो है भर के, नए जो हैं नई नौकरियां सर्जित करके, उद्योग धंधे लगा के पूरा हमने उसको बनाया है। मैं चाहता हूं एक एक युवा उसको पढ़े, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का। आपको एहसास होगा कि मैं औरों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आजाद समाज पार्टी काशीराम युवा राजनीति को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को ताकत देने के लिए इस राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत कर रही है। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं। बस एक बात मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं। ये बात मैं पहले भी कहता था, आज भी, क्योंकि आज अभी तक हम लोग जो है उस तरह की शक्ति हम पे नहीं बनी है कि हम नीतियां बना सकें। नीतियों में जब, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तो नीतियों में सुधार के लिए कह सकते हैं, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो सुधार करे या ना करे। लेकिन जो बात मैं अब आपसे कहने वाला हूं, इसको आप सुनना। गवर्नमेंट बनाती है नीतियां ये कह के कि हम बहुत बेहतर नीति बना रहे, चाहे स्वास्थ्य पे बनाए, चाहे शिक्षा पे बनाए, चाहे रोजगार पे बनाए, चाहे कानून व्यवस्था बनाए। मेरा बस इतना कहना है कि सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, सांसद हो या विधायक, मंत्री हो या राज्यपाल। जो सरकारी तनख्वाह ले रहा है, सरकारी सुविधा ले रहा है, सरकारी सुरक्षा ले रहा है, वो नीचे जो सबसे छोटी इकाई है राजनीति की, ग्राम के पंचायत के मेंबर से लेके और राष्ट्रपति तक, और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी से लेके और जितने भी पद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं, चाहे वो पटवारी हो, पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे डीएम, एडीएम, एसडीएम हों, तहसीलदार कानूनगो हों, चाहे वो हमारे आईजी, डीआईजी हों, चाहे हमारे कमिश्नर हों, एडीजी हों, डीजीपी हों, चीफ सेक्रेटरी हों, एडिशनल सेक्रेटरी हो, स्पेशल सेक्रेटरी हो, चाहे वो हमारे केंद्रीय सचिवालयों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जब तक इनके बच्चों के हित वो इनके हितों की बात नहीं आएगी, तब तक सिस्टम में बहुत सुधार होने वाला नहीं। मैं गारंटी देता हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का बच्चा भी नीट का पेपर देता तो वो उस दर्द को समझ पाते। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पॉलिसी आप बनाते हो प्रदेश के बच्चों के लिए, उस पॉलिसी में अपने बच्चों को भी ऐड करो, और ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। नौजवान डिमांड करे इस बात की कि डीएम साहब का बच्चा, एसएसपी साहब का बच्चा, मंत्री जी का बच्चा, विधायक जी का बच्चा, सांसद जी का बच्चा भी वहीं पढ़े जहां किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और जिस दिन ये होगा, एक क्लास होगी, एक सिलेबस होगा, एक ही क्लासरूम में सब इस तरह की जो है, जो कानून बनाने वाले हैं, कानून लागू कराने वाले हैं, उनके बच्चों के हित जो हैं वो एक समान रूप से आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं लिख के देता हूं कि जिन डिमांड के लिए आज बच्चे सड़कों पर, जैन अल्फा जो है वो मध्य प्रदेश में, यूपी में, महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं, मैं लिख के देता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। आपके रास्ते भी अच्छे हो जाएंगे, आपके स्कूल भी अच्छे हो जाएंगे, किताबें भी समय पर मिलेंगी, अच्छे शौचालय भी होंगे, अच्छे पेयजल की व्यवस्था भी होगी, साफ सफाई भी होगी, मिड डे मील में
पानी की तरह खाना भोजन नहीं मिलेगा, अच्छा और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इसलिए आप सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। देश डिमांड करे, प्रदेश डिमांड करें, जैन अल्फा डिमांड करे, जैन जी डिमांड करें कि सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, फिर देखिए कैसे चीजें नहीं बदलती। ऐसे इलाज जो है नेताओं का, अधिकारी कर्मचारियों का, कानून बनाने वालों का, लागू कराने वाले का, सुप्रीम हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे जज हैं, सबका इलाज जो है वो सरकारी अस्पतालों में हो। आप देखना कैसे सरकारी अस्पताल बदल जाएंगे। प्राइवेट अस्पताल उनके सामने फीके दिखाई देंगे, प्राइवेट स्कूल उनके सामने फीके दिखाई देंगे, अगर ये इनका और इनके बच्चों का हित जुड़ जाएगा इन सरकारी संस्थानों से। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी। कल सुबह 10 बजे हम युवा संकल्प पत्र जारी करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम, पार्टी का फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और एक्स से, इन्हीं से जारी करेंगे कि हम किस तरह से एक नए युवाओं के लिए एक नए भविष्य के लिए नींव रखने वाले हैं। और इसके लिए हमें बस आपसे चाहिए कि इस बार हमें मौका दें, आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में राजनीतिक शक्ति बना के इन कामों को करने का। धन्यवाद। ये युवाओं के लिए, फिर महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सबके लिए हम लोग संकल्प पत्र जो है, जब आप हमारा 33 पॉइंट का जो है पढ़ेंगे, इससे पूर्व का मैनिफेस्टो जो 6 महीने पहले निकला था, तो आपको एहसास होगा कि आज जिसके लिए युवा संघर्ष कर रहा है, जैन अल्फा जैन जी, उस बात को पिछले 6 महीने हम लोग जो 6 महीने पहले ही जो है कागज पे ड्राफ्टिंग करके समाज के बीच में, प्रदेश के बीच में, लोगों के बीच में ले जा चुके हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाई। बस आशा कीजिए कि हर स्वतंत्रता दिवस के साथ देश मजबूत हो और इतना शक्तिशाली हो कि हमें हमेशा जो है अपने देश पे गर्व हो। जैसा आज है ऐसे ही हम लोग हमेशा करें, लेकिन कर्ज लेके देश को चलाना ये कोई बड़ी महानता का काम नहीं है। सरकारों को सोचना चाहिए कि क्या वो उनकी पॉलिसियां देश के लिए अच्छी हैं या खराब है। धन्यवाद।